जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस एंशिएंट केव के घोस्ट ने जैंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया है और वो बंदा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क का मास्टर था। वो हानली को भी मारना चाहता था, मगर तभी उसे वॉइड हेवन हॉल के ओपन होने की बेल सुनाई दी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से रवाना हो गया। हानली के पास भी वॉइड हेवन हॉल का नक्शा था, तो वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। हानली देखता है कि वहाँ पर कई सारे नेसेंट सोल स्टेज के एल्डर्स अपना ग्रुप बना रहे हैं। साथ ही पैट्रियार्क का पूरा ध्यान हानली पर था, तो जुआन हानली से डील करता है। वैसे भी हानली और जुआन का दुश्मन एक ही था, तो अगर हानली पैट्रियार्क के साथ फाइट करने में जुआन का साथ देगा तो जुआन भी हानली को जिनसेन हब दिलाने में मदद करेगा। मगर ये हब उन्हें सेकंड ट्रायल में मिलने वाला था, तो हानली फर्स्ट ट्रायल क्लियर करने के लिए चला गया। वहाँ पर हानली ने डेविल किंग के साथ जबरदस्त फाइट की थी और फिर फाइनली अपनी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करके उसे खत्म कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस नकाब वाली बंदी को देख पाते हैं, जो कि हानली से पूछ रही थी कि तुमने एग्जैक्टली कौन से वेपन का यूज करके टाइगर डेमन को खत्म किया। जिस पर जिलिंग कहती तुमने खुद का चेहरा तो छुपा कर रखा, मगर दूसरों से सवाल पूछ रही हो। तो वो बंदी जल्दी से अपना नकाब हटा देती है। वेल, इसका नाम था युआन याओ और ये एक और फॉर्मेशन के इनिशियल स्टेज पर थी। यहाँ पर जिलिंग देखती कि हानली तो बस उस बंदी को घुरी जा रहा है, क्योंकि लगभग 100 सालों पहले ही हानली की इस बंदी से मुलाकात हुई थी। हानली ने जब उसे ये बात याद दिलाई तब वो बंदी थोड़ा सा घबरा जाती है। हानली उससे कहता है कि एक बार हम प्राइम स्टार आइलैंड के मार्केट में मिले थे, तो याओ को भी वो बात याद आ गई, इसलिए वो तुरंत ही हानली से माफी मांगने लगी। हानली को पता था कि इस बंदी को जरूर से कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिली होगी, इसलिए तो इसने इतनी जल्दी कोर फॉर्मेशन पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी जिलिंग कहती कि ये बात अच्छी है कि आप एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो क्यों ना हम एक बात क्लियर कर ले। घोस्ट किंग को हानली ने ही मारा था, तो उसका ट्रेजर भी सीनियर हानली को ही मिलना चाहिए, और इस पर युआन याओ को भी कोई एतराज नहीं था। साथ ही वहाँ पर मरे हुए घोस्ट की डस्ट थी, जो कि काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है, इससे सोल सेटिंग करने में ग्रेट हेल्प हो सकती है। तो जिलिंग और युआन याओ इसे आधा आधा बांटने वाले थे, मगर वीपिंग बीस्ट मंकी ने तो युआन याओ के हिस्से की सारी डस्ट को ऑलरेडी खा लिया था। तो युआन उससे कहती कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही, तुमने आधी से ज्यादा डस्ट चट कर दी है। तो मंकी तुरंत ही उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगा। अब बाकी बची हुई डस्ट को जिलिंग अपने जेड बॉक्स में कलेक्ट कर लेती है। साथ ही उसने टाइगर डीमन किंग की लिविंग बीड हानली के हवाले कर दी, मगर हानली का पूरा ध्यान उस मंकी पर था। जिसके बाद ये लोग एबिस्मल ग्राउंड से बाहर जाने के लिए निकल पड़े। अब हमें स्पिरिचुअल एबिस्मल वाटर साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन कोई अपने जूनियर के साथ कंटेस्टेंट के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो बंदा जिनको इसे कहता है कि फर्स्ट राउंड में ज्यादा लोग एलिमिनेट नहीं हो पाए और जितने भी मारे गए उनमें से ज्यादा तो फ्री कल्टिवेटर्स थे, तो उनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं था। जिस पर जिनको ये कहते हैं कि वो लोग इतने काबिल ही नहीं थे कि डीमंस का मुकाबला कर पाए, इसलिए तो उनकी कमजोरी ही उनकी दुश्मन बन गई। खैर, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, इसलिए आगे के राउंड्स में हमें काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं पर फर्स्ट राउंड क्लियर करने वाले लोग बैरियर से बाहर आ रहे थे, जिनमें जुआन भी शामिल था, मगर पैट्रियार्क उसे पहचान नहीं पाता और उसी वक्त जुआन को उसके स्पिरिचुअल सेंस की आवाज आने लगी। वो उससे कह रहा था कि तुम्हारा वो पार्टनर हानली बैरियर से बाहर ही नहीं आया। इससे बस एक ही बात साबित होती है कि तुम हमेशा गलत बंदों पर ही भरोसा करते हो। तो जुआन कहता है, बुड्ढे, मेरी इजाजत के बगैर तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता, इससे हम दोनों भी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे नेसेंट सोल स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं, जो कि तुम्हें आसानी से पहचान लेंगे। तो स्पिरिचुअल सेंस तुरंत ही उसके पास आकर कहने लगा कि हम दोनों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम इतने पावरफुल हो कि किसी के साथ भी भिड़ सकते हो। मगर जुआन उस पर भड़क जाता है। वो उसे चौक करते हुए कहने लगा कि मेरी बात तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी, वरना फिर मुझे ये मत बोलना कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। तो सेंस तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे लिए एक बॉडी ढूंढने का वादा किया था, तो प्लीज उसे तोड़ना मत। जिस पर जुआन कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल्स को खत्म करने में मेरी मदद करने वाले हो, और ये काम तुम बिना बॉडी की तो कर ही नहीं सकते, तो भला मैं अपना वादा क्यों तोड़ूंगा। जिसके बाद जुआन अपने सेंस जोन से बाहर आकर कह रहा था कि उस बच्चे के पास हेवन लाइटनिंग बाम्बू की सोड थी, मगर फिर भी वो फर्स्ट ट्रायल को पास नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से उसने अपनी सारी लाइटनिंग मेरे साथ फाइट करने में यूज की होगी। इधर सभी नेसेंट सोल के कल्टिवेटर्स का ध्यान उस बैरियर पर था, और फिर उसमें से हानली और जिलिंग बाहर आ जाते हैं। हानली को जिंदा देखकर तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे हानली के साथ क्या करना है इसका प्लान उस बंदे ने ऑलरेडी बना लिया था। वहीं पर जिलिंग हानली को शैडो बीड देकर कहने लगी कि मौका मिलते ही आप इस बीड को चेक करना, क्योंकि इसके अंदर घोस्ट किंग का सीक्रेट है। और हाँ, मैं सेकंड ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, मुझे बस यहाँ से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करने हैं, उसके बाद मैं वापस मेलोडी
डेज सेक्ट रवाना हो जाऊंगी, इसलिए प्लीज आप अपना ख्याल रखना। अब हमारी मुलाकात सीधे हेवनली स्टार सिटी में होगी। अब थोड़ी देर में हानली से मिलने के लिए युआन याओ आ जाती है। हानली उससे कह रहा था कि ट्रायल तो खत्म हो गई, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर वो बताती कि वॉइड हेवन हॉल खतरों से भरा पड़ा है, तो मैं आपके साथ ही नेक्स्ट ट्रायल में जाना चाहूंगी। जिस पर हानली कहने लगा कि मुझे तो तुम भी इसी वॉइड हेवन हॉल जैसी खतरनाक लगती हो, क्योंकि तुम्हारे कई सारे सीक्रेट्स हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रायल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे अपने सीक्रेट बताने के लिए तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। मगर युआन याओ उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हानली ने उसे दफा होने के लिए बता दिया। अब उसकी जाते ही जुआन हानली से कहता है कि तुम्हें ट्रायल से बाहर आने में काफी ज्यादा वक्त लग गया। मेरे ख्याल से तुम्हारा घोस्ट किंग के साथ मुकाबला हुआ होगा। वेल, अब थोड़ी देर में सेकंड ट्रायल शुरू होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। और हाँ, एक बात याद रखो कि सेकंड ट्रायल में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं तुम्हें 9 कॉल स्पिरिट जिनसिंग के पास ले जाऊंगा, लेकिन वो हब मिलते ही तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। मुझे पैट्रियार्क के साथ फाइट करने में तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर हानली कहता है, यार आप तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर्स देते हो, अगर मुझे वो हब मिल गया तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और उसी वक्त सेकंड ट्रायल की अनाउंसमेंट की जाती है। इसमें आइस एंड फायर ऐसे 2 टनल्स थे, लेकिन टनल में जाने से पहले ये लोग रास्ते में मिलने वाले पावरफुल हर्ब्स और फ्रूट्स को कलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायल को पास करने का रिवॉर्ड था। साथ ही उस अनाउंसमेंट में ये भी बताया गया कि अगर किसी को खुद पर जरा भी डाउट है तो उसे टनल में जाने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग अपने लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स और फ्रूट कलेक्ट कर वापस जा सकते हैं। वहीं पर जिनको ये सबको बताते हैं कि सेकंड ट्रायल काफी ज्यादा खतरनाक है। हजारों सालों से जो भी कल्टीवेटर्स उसमें गए उनमें से आधे भी जिंदा वापस नहीं आ पाए। तो ये मत समझना कि तुम लोग लकी हो। इधर हानली देखता है कि पैट्रियार्क उसे गुस्से में घूरे जा रहा। हानली सोचता है कि पता नहीं यार मैंने ऐसा क्या किया जो ये लोग पागल कुत्ते जैसे मेरे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पर हानली को ऐसा लग रहा था कि ये बंदा किसी बात को लेकर परेशान है, वरना ये तो मुझे पहली ट्रायल में ही खत्म कर देता। इधर जुआन हानली से कहता है कि फॉर्मेशन में तुम मेरे साथ ही रहना, मैं इवेजन टेक्निक का यूज करके तुम्हें भी अपने साथ टेलीपोर्ट करवा लूंगा। अगर तुम गलती से भी मेरे साथ टेलीपोर्ट नहीं हुए तो फिर ये पैट्रियार्क तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साथ ही साथ तुम्हें 9 कॉल जिनसिंग हब को भी गुड बाय बोलना पड़ेगा। तो हानली कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं यहाँ का ट्रेजर हासिल करने में भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पैट्रियार्क के साथ फाइट करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा या नहीं ये सब हालातों पर डिपेंड करेगा। मैं उसके लिए तुमसे कोई वादा नहीं करने वाला। इधर जीलिंग हानली की सेफ्टी को लेकर परेशान थी और वहीं पर हानली पैट्रियार्क की वजह से परेशान था। अब ये लोग एक फॉर्मेशन से होकर स्पिरिचुअल प्लांट फील्ड में पहुंच जाते हैं। जुआन हानली को बता रहा था कि ये जगह एंशिएंट कल्टीवेटर्स ने खासकर उन्हीं के लिए बनाई थी जिन्होंने फर्स्ट ट्रायल को पास किया हो, ताकि उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मिल जाए। तो हानली कहता है कि ये जगह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिस पर जुआन कह रहा था, अरे ये जगह तो बोरिंग हो गई। इनफैक्ट फिलहाल की कल्टीवेशन की पूरी दुनिया ही बोरिंग है। जब मैं जिंदा था तब तो ये जगह बहुत प्यारी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ बदल गया। जिसके बाद ये लोग 9 कॉल जिनसिंग की तलाश में निकल पड़ते हैं। वेल, ये जगह सेकंड ट्रायल से थोड़ी सी अलग थी और ट्रायल शुरू होने से पहले इन्हें वो हब लेकर पोर्टल के पास जाना था। वहीं दूसरी तरफ मैडम वेन नेसेंट सोल के लोगों से कहने लगी कि मैं यहाँ बस हब कलेक्ट करने आई हूँ, इसके बाद मैं सीधा पवेलियन में चली जाऊंगी। अगर तुम लोग वान टियानमिंग के साथ फाइट करना चाहते हो तो शौक से करो, मैं उसमें शामिल नहीं होने वाली। जिसके बाद हर्ब्स की तलाश करने के लिए वहाँ से निकल पड़ी। वहीं पर पैट्रियार्क कहता है कि मुझे भी पिल्स बनाने के लिए स्पेशल हर्ब्स की जरूरत है, तो मैं भी उन्हें कलेक्ट करके वापस आऊंगा। फिर पैट्रियार्क भी एक डार्क क्लाउड बनकर वहाँ से गायब हो गया। इधर मानहुजी मास्टर चिंग से कहता है कि तुम अब बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों प्रोलॉन्गिंग फ्रूट को हासिल करेंगे ताकि तुम और 50 साल अपनी लाइफ को लंबा कर पाओ। लेकिन मास्टर चिंग कहता है कि हुमांजी, एक्चुअली मुझे एक अलग ही हब की तलाश है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और फिर चिंग भी वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर हुमांजी कह रहा था कि तुम सभी लोग जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो, मगर कोई नहीं, थोड़ी देर में मैं भी तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ। जिसके बाद वो अपनी जबरदस्त पावर्स को एक्टिवेट करके वहाँ से रवाना हो गया। इधर हानली को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस हब को ढूंढने में इन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो जुआन उसे बताता है कि जिनसिंग बहुत ही स्पेशल हब है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। और फिर थोड़ी और देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जुआन को जिनसिंग हब की ऑरा महसूस हुई थी, मगर
हानली उसे बिल्कुल भी ट्रेस नहीं कर पाता। तो जुआन उसे कहता है, बच्चे तुम्हारे पास कोर फॉर्मेशन स्टेज का सेंस है, इसलिए तुम इस जिनसेंग हर्ब को महसूस नहीं कर पाओगे, इसलिए ये काम तुम बस मेरे जैसे पावरफुल बंदे को करने दो। लेकिन हानली के पास भी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक थी, जिसका यूज करके हानली को जिनसेंग की फ्रेश ऑरा महसूस हो जाती है। जुआन हानली को बता रहा था कि जिनसेंग हर्ब को यहाँ का स्पेशल हर्ब इसलिए माना जाता है क्योंकि वो किसी भी फॉर्म में खुद को आसानी से ढाल सकता है। वो एक ग्रास, पेड़ पौधे या फिर कोई भी जानवर बन सकता है। साथ ही वो अपने कई सारे अवतार बनाकर हमें परेशान करेगा और हमें वो अवतार भी कैप्चर करना जरूरी है। अगर तुमने उसके अवतार को छोड़कर सिर्फ रियल फॉर्म को ही कैप्चर किया तो भी उस हर्ब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अवतार में ही उसका स्पिरिचुअल सेंस छुपा हुआ है। पिछली बार मैं उसे कैप्चर करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो जिनसेंग हर्ब मेरी पकड़ से भाग गया, मगर इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। वेल ये है गोल्डुल, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो। दरअसल 9 कॉल स्पिरिट जिनसेंग हर्ब वुड प्रॉपर्टी से बना है और ये वुड स्पिरिट बस गोल्ड में ही ट्रैप हो सकते, इन्हें ना वाटर ट्रैप कर सकता है और ना ही अर्थ। ये जिनसेंग तो बस गोल्ड में ही कैद होगा। तो हानली उस गोल्ड वुल को अपने पास रख लेता है। वहीं पर जुआन ने एक फॉर्मेशन बाहर निकाल लिया था, जो देख हानली काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कह रहा था कि ये तो ब्लैक टॉर्टोइस का 4 सिंबल फॉर्मेशन है। जो सुनते ही जुआन हंसने लगा। वो कहते हैं, बच्चे तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मेरे ख्याल से तुम इस फॉर्मेशन को अच्छे से यूज कर पाओगे। अगर जिनसेंग ने भागने की कोशिश की तो बस इस फॉर्मेशन को सेटअप कर देना। वेल इसकी मदद से 10 मीटर के एरिया की सभी चीजें गोल्ड और आयरन में बदल कर जिनसेंग को ट्रैप कर लेगी, जिसके बाद उस फॉर्मेशन को भी हानली के हवाले ही कर देता है। वो कह रहा था कि बस ये जिनसेंग हमारे हाथ लग जाए, फिर हम दोनों मिलकर पैट्रियार्क को मारने की प्लानिंग बनाएंगे। तो हानली दिल में ही कहने लगा कि ये अच्छा होगा कि तुम खुद ही उस बंदे से निपट लो, मैं तो यहाँ पर बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में आया हूँ। जिसके बाद हानली जिनसेंग को कैप्चर करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर जुआन अपने स्पिरिचुअल जोन में चला गया था, जहाँ पर उसका सेंस उससे आगे की प्लानिंग के बारे में पूछने लगा। वो कह रहा था कि आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि 9 कॉल जैसा अनमोल हब आप उस बच्चे के हवाले नहीं करोगे। जिस पर जुआन कहता है कि इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, मैंने अगर उसे कुछ दिया तो ही उसकी कमजोरी हमें पता चल सकती है। ये बंदा काफी ज्यादा चालाक और पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि एब्सोल्यूट डार्कनेस के साथ ही फाइट में मेरा साथ देगा, और फिलहाल तो मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। खैर मैंने सोचा है कि उसकी फिजिकल बॉडी में तुम्हें दे दूं। ये सुनकर तो सेंस काफी ज्यादा खुश हो गया। जुआन कह रहा था कि उस बच्चे के पास हेवन लाइटनिंग बैम्बू है, मगर हम दोनों मिलकर उसे आसानी से खत्म कर देंगे। लेकिन हेवन लाइटनिंग का नाम सुनते ही सेंस थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि बैम्बू हर्ब में डेविल बेन की पावर्स थी, जो कि किसी भी इवल को आसानी से मिटा सकती है। तो जुआन उसे बताता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उस बंदे ने अपनी लाइटनिंग पावर का ऑलरेडी यूज किया है। सबसे पहला तो उसने मेरे साथ फाइट की और फिर उसने घोस्ट किंग टाइगर को भी उसी लाइटनिंग से खत्म किया, जिसके चलते अब उस बंदे के पास कोई लाइटनिंग पावर्स बची ही नहीं। तो वो सेंस कहता है फिर तो हम आसानी से उसकी सोल को रिप्लेस कर सकते हैं और फिर हम दोनों मिलकर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क को खत्म करेंगे, जिसके बाद उस आइलैंड पर आपका ही राज होगा। और अब हानली को मारने की प्लानिंग बनाकर जुआन अपने स्पिरिचुअल सेंस को उसके पीछे लगवा देता है। इधर हानली को भी जुआन पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो सोचता है कि जिनसेंग हब काफी ज्यादा स्पेशल है, तो ऐसे इस हब को मुझे नहीं देने वाला। मेरे ख्याल से उसने इस फॉर्मेशन में कुछ तो छेड़खानी की होगी, इसलिए मैं मेरे पास के फॉर्मेशन को उसके फॉर्मेशन के साथ मिक्स कर दूंगा, ताकि जुआन का अगर कोई प्लान भी रहा तो इस फॉर्मेशन का आधा कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। जिसके बाद हानली ने वहाँ पर 4 सिंबल ब्लैक टॉर्टोइस फॉर्मेशन को सेटअप कर दिया। तब तक जुआन भी वहाँ पर आ जाता है। हानली उसे बता रहा था कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप किया है। तो जुआन उसे ऑर्किड फ्रेग्रेंस देने लगा, जो कि काफी ज्यादा स्मेल कर रहा था, लेकिन इसी खाने को दिखाकर जिनसेंग को पकड़ा जा सकता था। तो हानली कहता है कि सीनियर प्लीज आप ही इसे सेटअप करो, मुझे तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। वेल यहाँ पर जुआन को पता था कि हानली को उस पर शक हो चुका है। इधर हानली खुद को कंसील करके उस पर नजर रखता है। वो कह रहा था कि ये बंदा जिनसेंग हब मिलते ही मेरे खिलाफ जाने वाला है, तो इसके लिए मुझे भी तैयार रहना होगा। अब काफी देर बाद बहुत ही प्यारा सा खरगोश हानली को नजर आता है। ये खरगोश थोड़ा सा अजीब था, साथ ही उससे बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑरा रिलीज हो रही थी। तो हानली तुरंत ही समझ जाता है कि यही 9 कॉल जिनसेंग हब है, इसलिए हानली ने जल्दी से अपने पपेट्स को रिलीज करते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। मगर वो खरगोश वहाँ पर एक ब्लास्ट करते हुए सीधे ऑर्किड मस्क को खाने के लिए चला जाता है। तो हानली खुद ही उसे पकड़ने के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसका हाथ लगते ही उस खरगोश ने अपने ढेर सारे अवतार रिलीज कर दिए। इन सबको कैप्चर करने के बाद ही जिनसेंग को पकड़ने का फायदा होने वाला था। तो हानली समझ जाता है कि उसे इन अवतार को तब तक पकड़ना होगा जब तक रियल वाला जिनसेंग उसके हाथ न लग जाए। तो हानली ने भी अपने कई सारे फॉर्म्स बनाकर उन खरगोशों को पकड़ना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक ऐसे 8 अवतारों को
कैप्चर किया था। और तभी एक खरगोश हानली के पास आकर बैठ जाता है। उसे पता ही नहीं था कि हानली ने खुद को गायब किया है। और फिर हानली बड़ी ही चालाकी से उस 9 कॉल हब को कैप्चर कर लेता है। हानली को तो ये खरगोश बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था, तो वो उसका ढेर सारा लाड करता है। अब रात के समय हानली ने अपने गोल्ड बीटल्स को बाहर निकाल लिया। जो देख जुआन उससे कह रहा था कि बच्चे शायद तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं, इसलिए तो तुम अटैक की तैयारी कर रहे हो। तो हानली उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि अब आपको तो एक साथी मिल चुका है, इसलिए आपको मेरी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। दरअसल हानली ने उसकी स्पिरिचुअल सेंस को पकड़ लिया था। जो देख जुआन काफी ज्यादा हंसने लगा। वो हानली को ट्रैप करने के लिए अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, मगर उसी वक्त हानली ने उस फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लिया। जुआन कहता है बच्चे तुम तो ऑलरेडी तैयार थे। खैर मेरा फॉर्मेशन का प्लान तो फेल हो गया, मगर वो जो गोल्ड वूल मैंने तुम्हें दिया था तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। और फिर देखते ही देखते हानली उस गोल्ड वूल में छुपे हुए स्ट्रिंग्स में ट्रैप हो जाता है। हानली को तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो जुआन के इस ट्रैप में फंस चुका है। और अब वो स्पिरिचुअल सेंस हानली की बॉडी पर कब्जा करने के लिए उसके पास आ जाता है। तो हानली ने जल्दी से अपने गोल्डन बीटल उस पर रिलीज कर दिए, जिससे उस सेंस को पीछे हटना पड़ा। मगर वो बीटल्स उसे हर जगह फॉलो कर रहे थे। साथ ही हानली ने भी कुछ बीटल की मदद से खुद को आजाद कर लिया। अब आजाद होते ही हानली एक शील्ड को फॉर्म करके उस घोस्ट को रोक लेता है। साथ ही उसने अपने गोल्डन लाइटनिंग डेविल बेन से उस पर हमला कर उसे कैप्चर कर लिया। वो सेंस हानली से कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जुआन की सारी कमजोरियां जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे काम आऊंगा। जिस पर हानली कहते हैं ना मैं तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर हानली ने उसे क्रश कर दिया। वो कह रहा था कि जो लोग दूसरे की बॉडी और सोल पर कब्जा करते हैं मैं उनसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। जिसके बाद उस जुआन से कहने लगा कि सीनियर मेरे ख्याल से अब हमने ये फाइट रोक देनी चाहिए। अगर आप वो जिनसेंग हब मेरे हवाले कर दो तो मैं भी आपकी धोखेबाजी को नजरअंदाज करूंगा। और अगर आपका अभी भी फाइट से मन नहीं भरा तो ठीक है, हम दोनों एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिस पर जुआन कहता है कि वो बंदा सोल रिप्लेस नहीं कर पाया और ये सारी उसकी गलती थी। मैं तो हमेशा से ही पावरफुल लोगों के साथ कोऑपरेट करता हूँ। और मुबारक हो बच्चे, तुमने मेरी ये परीक्षा पास कर ली। हानली दिल में ही कह रहा था कि इसके जितना बेशरम बंदा मैंने आज तक नहीं देखा था। इसलिए हानली उस पर नाराज होकर उससे दूर जाकर बैठ जाता है। तो जुआन ने हानली को मनाने के लिए 9 कॉल जिनसेंग हब उसके हवाले कर दिया। वो कह रहा था कि इसके सभी इनकारनेशन को मर्ज होने तक हमें वेट करना होगा। बस एक बार ये न्यूट्रलाइज हो जाए फिर हम यहाँ से सेकंड ट्रायल के लिए रवाना होंगे। और हाँ तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बार तो मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलने वाला। वैसे भी इस बंदे के मरने के बाद मुझे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड को हराने में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जुआन को पता था कि हानली अभी भी उस पर नाराज है, तो हानली को बताने लगा कि मेरे खुद के डिसाइपल्स ने मुझे खत्म किया था, तो अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे तुम्हारे जैसे चालाक और पावरफुल बंदे पर भरोसा करूंगा। मगर तुमने ये बात साबित कर दी कि तुम भरोसे के लायक हो और तुम कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। साथ ही वो हानली को उस बंदे का लाइफ एसेंस भी गिफ्ट करता है। तो हानली उससे पूछता है कि सीनियर क्या वाकई एब्सोल्यूट डार्कनेस में मास्टर और डिसाइपल्स के रिश्ते ऐसे हैं? जिस पर जुआन कहता है कि अभी मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम विक्टिम हो, लेकिन यहाँ पर तो बस एक ही विक्टिम है जो कि हूँ मैं। पहला एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का नाम था डार्क आइलैंड, जहाँ का मैं मास्टर था। मैंने अपने दोनों डिसाइपल्स को मेरी हर एक टेक्निक सिखा दी। मुझे जो भी आता था मैंने उस सब का उन्हें नॉलेज दिया। मेरे एक डिसाइपल का नाम था यिन, जो कि फिलहाल पैट्रियार्क है, और दूसरे का था जी शुआन। मैंने उन दोनों को अपने बच्चों जैसे प्यार किया, उन्हें कई सारी पावरफुल टेक्निक से रूबरू कराया। इतना ही नहीं, मैंने जी शुआन को जेड स्पाइडर जैसा रेयर स्पिरिचुअल बीस्ट भी गिफ्ट किया था। लेकिन मेरे कुछ समझ में आने से पहला ही सब कुछ बदलने लगा। उन दोनों ने मुझे बड़ी ही चालाकी से खत्म कर दिया। मरते वक्त बस मेरे दिल में एक ही सवाल था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया गया। खैर अब उस बारे में तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं। देखो मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने जी शुआन को दी थी, और इसी वजह से मुझे लगा कि तुम उसके डिसाइपल हो। उन दोनों ने मिलकर ही मुझे मार दिया था, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन दोनों में फाइट शुरू क्यों हुई थी। मुझे लगता है कि जी शुआन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और इसी वजह से पैट्रियार्क ने उसे रास्ते से हटा दिया होगा। इधर हानली को इतना तो समझ आ गया था कि ये बंदा दिल का बुरा नहीं है, बस मसला ये था कि अब इसे किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं होगा। तो हानली उससे कहता है कि सीनियर मैं आपके डिसाइपल जी शुआन को नहीं जानता और ना ही मुझे उस बंदे में दिलचस्पी है। रही बात आपके फर्स्ट डिसाइपल यिन यानी कि पैट्रियार्क की, तो बंदा बेवजह मुझे मारना चाहता है। खैर उससे तो मैं निपट ही लूंगा, मगर अब मुझे आपसे भी क्लोजर चाहिए।
आपने मेरे साथ धोखा किया और मुझे उससे काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, इसलिए मैं भी आपको पनिश करूंगा। जिसके बाद हानली ने अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया। तो जुआन कहते बच्चे जल्दबाजी में कोई गलती मत करना, मैंने कहा था कि मुझे जल्दी किसी पर यकीन नहीं होता और इसी वजह से मैंने तुम पर हमला करवाया था, मगर वो सब मैं भूल गया हूँ, तो तुम भी उस बात को भूल जाओ। और वैसे भी मैंने तुम्हें जो 9 कॉल जिनसेंग हर्ब दिया है उसका रिफाइनिंग का फॉर्मूला अभी भी मेरे पास है, अगर तुम मुझे खत्म करोगी तो फॉर्मूला भी मेरे साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम अकेले एब्सोल्यूट डार्कनेस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हें पता नहीं होगा मगर पैट्रियार्क ने तुम पर ट्रैकिंग कर्स लगाया है, वो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। हानली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके इतने केयरफुल रहने के बावजूद भी उस पर कर्स लगाया गया है। जुआन कहते बच्चे उस एब्सोल्यूट डार्कनेस के हाथों से मरने से अच्छा है तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर उनका सफाया करेंगे। जिस पर हानली कहता है कि शायद ये भी सीनियर की कोई नई चाल होगी। जो सुनते ही जुआन उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारे साथ सुलह करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम एक नेसेंट सोल स्टेज के बंदे का दिमाग खराब कर रहे हो, इसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो हानली भी उसका गुस्सा देखते ही समझ गया कि ये बंदा वाकई सच बोल रहा है। तो हानली उससे कहता है कि ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जुआन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो हानली से कह रहा था कि आइस एंड फायर के टनल को क्रॉस करने के बाद ही हम उसे खत्म कर देंगे। अगर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गया तो 50% चांसेस है कि वो मेरे हाथों मारा जाएगा। और तभी अचानक से ही जुआन गायब हो गया। वो हानली से कहने लगा कि मेरा वो एहसान फरामोश बेगैरत डिसाइपल यहीं पर आ रहा है, शायद उसने तुम्हें ट्रैक कर लिया, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। तो हानली सोचता है कि मुसीबत दिखी नहीं कि ये बंदा गायब हो गया, मुझे नहीं लगता कि ऐसे छुप छुप कर ये अपना रिवेंज ले पाएगा। अब थोड़ी देर में पैट्रियार्क एक ब्लैक क्लाउड के साथ हानली के पास आ जाता है। हानली को पता था कि इस बार वो भाग नहीं सकता, तो वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर पैट्रियार्क ने तो वहाँ आते ही हानली पर हमले करना शुरू कर दिए थे। तो हानली उनसे जैसे तैसे बचते हुए जल्दी से अपने पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त जुआन अपने माइंड पावर का यूज करके हानली को बताने लगा कि पैट्रियार्क पर हमला मत करना, वो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ और देखो कि आखिर वो तुमसे चाहता क्या है। तो हानली पैट्रियार्क से कहता है कि सीनियर आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो, बताए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि मेरे अटैक के बावजूद भी तुम जरा भी पैनिक नहीं हुए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम में दम है। उतने में ही ऊंचा भी वहाँ पर कूद जाता है। हानली पैट्रियार्क से कह रहा था कि आप एक नेसेंट सोल के कल्टीवेटर हो के भी एक कोर फॉर्मेशन वाले बंदे को मारना चाहते हो, मुझे तो इसमें जरा भी दम नहीं लग रहा। तभी पैट्रियार्क कहता है कि बच्चे शायद तुम एक फ्री कल्टीवेटर हो और हेवनली स्टार सिटी के रेसिडेंट भी, हम कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे और देखो आज जाकर तुमसे मुलाकात हुई। जिस पर हानली जवाब देता है कि मैं पिछले 100 सालों से खुद की पहचान छुपाते आ रहा हूँ, आपके डिसाइपल ऊंचाओं ने प्राइम स्टार के इंसिडेंट के बाद बेवजह मुझे परेशान किया, 100 सालों तक मुझे इसी की वजह से छुप कर रहना पड़ा, मगर अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। तो पैट्रियार्क कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानता, मैं यहाँ बस तुमसे एक सवाल पूछने आया था। और फिर पैट्रियार्क ने हानली को जेड स्पाइडर का जाल दिखाया, जो देखते ही हानली को याद आता है कि उसने हेवनली रेमेडी पपेट को टाई करने के लिए जेड स्पाइडर का यूज किया था। और हानली के चेहरे पर का लुक देखते ही पैट्रियार्क भी समझ गया कि वो स्पाइडर हानली की थी। तो वो कहते बच्चे चल जल्दी से उस ब्लड जेड स्पाइडर को रिलीज कर, मुझे सिर्फ उसे देखना है। हानली को पता था कि अगर उसने मना किया तो पैट्रियार्क उसे खत्म कर देगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पाइडर को बाहर निकाल लेता है। और उसे देखकर पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि ये तो हेवन की एक ब्लेसिंग है। इधर जुआन भी हानली पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि अगर ये स्पाइडर तुम्हारे पास थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो हानली उसे जवाब देता है कि तुमने मेरे दोस्तों को खत्म किया और फिर मुझे भी मारने की कोशिश की थी, तो भला मैं तुम्हें स्पाइडर के बारे में क्यों बताता। जिस पर जुआन कहते हैं ठीक है, अब हमें अपने प्लान्स को चेंज करना होगा, अब बस देखते जाओ कि कैसे ये कमीना तुम्हें अपने साथ इनर हॉल चलने के लिए इनवाइट करने वाला है और तुम भी उसे ऐसा दिखाओ कि तुम उसके साथ हो, बस उसके साथ चले जाना और मैं सीक्रेटली तुम्हें फॉलो करूंगा। इधर हानली को समझ नहीं आ रहा था कि जुआन भी स्पाइडर को देखकर उतना ही एक्साइटेड हुआ जितना कि पैट्रियार्क हुआ था। आखिर स्पाइडर में ऐसा है क्या। तभी पैट्रियार्क हानली को बताता है कि स्पाइडर का मेरे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के साथ पुराना कनेक्शन है। एक जमाने में ये मेरी स्पिरिचुअल पेट हुआ करती थी, मगर कुछ सालों पहले मेरे से ये अलग हो गई। मैंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि ये स्पाइडर तुम्हारे पास होगी, तुमने इसे रेज करके बहुत अच्छा काम किया है। तो चलो अब मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, ये जेड स्पाइडर तुम मुझे वापस कर दो और बदले में मैं भी पास में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा। साथ ही मैं तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स या फिर कोई भी पावरफुल टेक्निक कंपेंसेशन के तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हानली सोच समझकर जवाब देने लगा। वो कहता है
है सीनियर, मैं ये स्पाइडर आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, मगर जब से मुझे मिली है तभी से मैंने इसे अपना ब्लड और इसेंस फीड किया, तो ये मुझसे ब्लड बॉन्ड से कनेक्टेड है और इसीलिए ये मुझे अपना मास्टर मानती है। तो अगर मैं इसे आपके हवाले कर भी दूं तो ये आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो सुनते ही ऊंचा हानली को धमकाने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हारा ब्लड बॉन्ड गया भाड़ में, अभी स्पाइडर हमारे साथ जाएगी और अगर तुमने ज्यादा चूचा की तो मैं यहीं पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर हानली कहते हैं मेरे दोस्त, ब्लड बॉन्ड का मतलब है कि अगर मैं मर गया तो स्पाइडर खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए तुम इससे जबरदस्ती मुझसे छीन नहीं सकते। ऊंचाओ को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बताए, मगर उसे अपनी तलवार पीछे हटानी पड़ी। हानली कहता है कि पैट्रियर्क, भले ही मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ मगर मेरी बैकबोन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप नहीं चाहते कि स्पाइडर खुद को खत्म कर दे तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो पैट्रियर्क तुरंत ही हानली के पास पहुँच गया। वो कहते हैं बच्चे, तुम्हें तो गेम खेलना अच्छे से आता है, मगर मुझे जो चीज चाहिए मैं उसे हासिल करता हूँ। अब वो स्पाइडर के करीब जाने की कोशिश करता है मगर स्पाइडर तो उससे डर के पीछे हट रही थी। तो पैट्रियर्क कहता है हानली, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद के साथी से भी खत्म करो, मुझे बस तुम्हारे स्पाइडर की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इसके लिए राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ वॉइड हेवन हॉल के इनर हॉल में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ की हर एक चीज कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर स्पाइडर तो पैट्रियर्क से काफी ज्यादा डरी हुई थी, जो देखकर हानली कहने लगा कि मैं तो एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ, भला इनर हॉल में मुझे क्या ही मिलने वाला है। जिस पर ऊंचाओ कहता है कि मेरे पैट्रियर्क तुम्हें एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तुमने उसे ठुकराने की जरूरत की, इसलिए चलो मैं अब तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर फैसला लेने का काम तुम नहीं बल्कि पैट्रियर्क करेंगे। तो हानली पैट्रियर्क से कहने लगा कि मैं एक फ्री कल्टीवेटर जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ऊंचाओ ऐसे ही मुझे मारने की धमकियाँ देगा तो मैं खुद ही खुद को खत्म कर दूंगा और फिर मेरे साथ स्पाइडर भी मारी जाएगी। जिसके बाद हानली उन्हें डराने के लिए स्पाइडर की एनर्जी को बढ़ा देता है। तो पैट्रियर्क तुरंत ही पीछे हट गया। वो कहता है हानली, मैं तुम्हारी बहादुरी से इम्प्रेस हूँ और तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट भी तुमसे जबरदस्ती छीना नहीं जाएगा, लेकिन मुझे स्पाइडर की जरूरत है और मैं तुम्हें भी अपने साथ इनर हॉल ले जाऊंगा। वैसे तो वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी होगी और साथ ही मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। जिसके बाद पैट्रियर्क अचानक से ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए एक बहुत ही दूर वाले माउंटेन को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। हानली को तो उसकी पावर देखकर ही थोड़ा सा डर लग गया। वेल, उनकी बातें सुनने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर चिंग था। वो कहने लगा कि मैं तो बस तुम लोगों को हाय बोलने आया था। जिस पर पैट्रियर्क कहते चल झूठे, मैं जानता हूँ तू हम पर नजर रख रहा था। तो चिंग तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गया। वो तो वहाँ आते ही सीधे स्पाइडर का लाड़ करने के लिए चला गया। बेचारे स्पाइडर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे इतना प्यार क्यों मिल रहा है। मास्टर चिंग कह रहा था कि जहाँ तक मुझे पता है ये स्पिरिचुअल बीस्ट अब इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, शायद इस दुनिया का आखिरी स्पाइडर बीस्ट जिंदा होगा। साथ ही मास्टर चिंग यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। वो कह रहे थे कि सिर्फ यही स्पिरिचुअल बीस्ट कोल्ड्रन को पुल कर सकता है। भले ही हमारे पास फायर पाइथन और गोल्डन सिल्क वर्म्स हैं, मगर वो इस स्पाइडर के सामने कुछ भी नहीं। तो हानली समझ गया कि शायद ये लोग कोल्ड्रन यानी कि वॉइड हेवन डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब मास्टर चिंग सीधे हानली से बात करने चला गया। वो कहता है बच्चे, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। देखो मेरे पास कोई डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे अपना मास्टर बना लो। जिस पर पैट्रियर्क कहता है चिंग, ये बच्चा मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसके लिए मेरे साथ फाइट करोगे। जिस पर चिंग कहने लगा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस बंदे में दिलचस्प हो, और वैसे भी हम पुराने दोस्त हैं, तो हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो एक छोटा सा बच्चा है, कोई खूबसूरत लड़की नहीं जिसके लिए हम झगड़े करना शुरू कर दे। लेकिन मानहुजी को अगर पता चला कि यहाँ पर एक स्पाइडर है तो पता है ना वो क्या करेगा। तो तुम मानहुजी को कैसे हैंडल करोगे, इसके बारे में तुम्हें सोचना होगा। इधर हानली धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहाँ से खिसकने की प्लानिंग में था, मगर तभी पैट्रियर्क ने उसे अपने पास बुला लिया। वो कह रहा था बच्चे, मैं भी तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ, तो चलो अब जल्दी से हम दोनों में से किसी एक को अपना मास्टर बना लो। तो मास्टर चिंग तुरंत ही अपनी माइंड पावर का यूज करके हानली से सीक्रेटली बात करने लगे। वो कहते कि मेरा कोई डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है और मैं भी ज्यादा सालों तक जिंदा नहीं रहूंगा, तो अगर तुम मेरा सिख ज्वाइन करो तो तुम्हें मेरी सारी टेक्निक्स और लेगेसी हासिल होगी। और हाँ, तुम्हें इस पैट्रियर्क का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भले ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर्स तो है कि मैं खुद के साथ साथ मेरे डिसाइपल को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो हानली फटाफट से चिंग को ही अपना मास्टर सिलेक्ट करने वाला था, मगर
तभी उसे पैट्रियार्क की आवाज आई। वो भी अपनी माइंड पावर का यूज करके हानली को कन्विंस करने की कोशिश करता है। पैट्रियार्क कहता है, बच्चे मैं नहीं जानता कि चिंग ने तुम्हें क्या ऑफर दी है, लेकिन वो बंदा एक फ्री कल्टीवेटर है जिसके कारण उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं। और अगर बात लेगेसी की जाए तो इसके पास बस 2-4 सड़ी हुई टेक्निक्स है। और वही दूसरी तरफ है मेरा फेमस एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड, जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं। तो अगर तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओ तो पूरे सी ऑफ क्योटिक स्टार्स में कोई भी तुमसे पंगे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। इधर हानली भी दिल में ही कहने लगा कि तुम्हारा सेक्ट तो कमाल का है और मैं वाकई उसे ज्वाइन करता, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तो अपने डिसाइपल्स को अवतार में बदल देता है, इसलिए खुसट बुड्ढे मैं तेरा डिसाइपल बनने के बजाय मरना पसंद करूंगा। अभी सारी बातें सोचने के बाद हानली चिंग को ही अपना मास्टर बनाने वाला था, मगर तभी उसे जुआन की आवाज आई। वो कहते हैं, बच्चे अगर तेरी जगह मैं होता तो जरूर से एब्सोल्यूट डार्कनेस को ही सिलेक्ट करता, क्योंकि अगर तुमने उसे मना किया तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। और तभी पैट्रियार्क हानली को बताने लगा कि मैं पपेट्स बनाने में माहिर हूँ, तो तुम्हारी स्पाइडर का भी मैं पपेट बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए अब तुम सोच समझकर फैसला लेना। तो हानली कहता है कि सीनियर मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप दोनों में से कौन मेरा मास्टर बनेगा। लेकिन हानली कुछ बोल पाई इससे पहले वो देखता है कि ये लोग उसे बड़ी ही प्यारी सी स्माइल दे रहे, जो कि उनके चेहरों पर जरा भी सूट नहीं हो रही थी। तो हानली ने फाइनली बता दिया कि वो एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क को ही अपना मास्टर बनाएगा। ये सुनकर तो पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ पर बेचारा हानली अपनी सबसे पुरानी दुश्मन एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का ही डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका था। अब पैट्रियार्क हानली को एक डार्क रिंग गिफ्ट करता है, जो कि उनके मास्टर और डिसाइपल के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। वो हानली को बता रहा था कि ये रिंग मुसीबत के वक्त में अपने आप ही प्रोटेक्ट कर सकती है। और उसी वक्त हानली को जुआन की आवाज आई। वो उसे बता रहा था कि ये रिंग एक जमाने में मैंने ही इसे गिफ्ट की थी, भले ये रिंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन अगर तुम गलती से भी पैट्रियार्क के खिलाफ गए तो ये रिंग तुम्हें खत्म कर सकती है। वहीं पर मास्टर चिंग तो हानली के डिसीजन से काफी ज्यादा नाराज हो गया, लेकिन फिर भी वो हानली से कहते हैं कि पैट्रियार्क को झेलना आसान काम नहीं, अगर आगे चलकर तुम्हारी इसके साथ नहीं बनी तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तब भी तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जिसके बाद ये सभी लोग सेकंड ट्रायल के लिए एक जगह पर जमा हो गए। इन सबको बस मानहुजी की टेंशन थी कि वो बंदा हानली को देखकर क्या बोलेगा, और उतने में वो पूरा इलाका शेक होने लगा। तो ये लोग समझ गए कि थोड़ी देर में मानहुजी वहाँ पर पहुँच जाएगा। साथ ही उसे प्रोलॉन्गिंग फ्रूट मिलने के बाद वो काफी ज्यादा खुश भी होगा। और फिर उसी वक्त एक जोरदार ब्लास्ट के साथ मानहुजी की वहाँ पर एंट्री हो गई। उस बंदे की ऐसी भयानक एंट्री से ही पैट्रियार्क के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस स्पाइडर के बारे में मानहुजी को क्या बताएगा। साथ ही उसे डर था कि मानहुजी कहीं वो स्पाइडर उससे छीन न ले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।